मुल्ज़िम ने हर मुमकिन कोशिश की बच्ची को इशारों से अपना मैसेज कन्वे करने की। आपको क्या लगता है कि वालिदैन ने उसको किस तरह से कन्विंस किया होगा? घटिया किस्म के प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों की तरफ से, अपना ज़मीर बेचने वाले लोगों की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिठाकर उस बच्ची से ये बातें कहलवा रहे थे। बच्ची से दबाव में इस तरह की बातें कहलवाई जाती हैं कि वो ज़हीर के साथ खुश है। ये वो लोग हैं, इनसे बईद नहीं है कि अगर इनको ये पता चले कि आज व्यूज के लिए खुद को नंगा करना है तो शायद ये वो भी करना। आपको शर्म आनी चाहिए। आप चाइल्ड मैरिजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने मुल्क के अंदर यही चाहते हैं कि छोटा छोटा बच्चा उठे और शादियां करे। हमारे अदालतों के अंदर से इनके नामों के इश्तिहार निकले हुए हैं। कोई शर्म नहीं आती। डॉक्टर साहब, जिस घर में आपने रहना है, अगर आप उसी घर को गंदा कर देंगे तो फिर आपने भी तो वहीं पर रहना है, आपके बच्चों ने भी इसी मुआशरे में परवान चढ़ना। एक बच्चा जिसको समझ ही नहीं है, जिसको सिंध हाईकोर्ट के अंदर पूछा जाता है तुम्हारी जात क्या है, तो वो कहती शिया। जिस बच्ची को ये नहीं पता कि जात और फिरके में क्या फर्क होता है, उस बच्ची से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई उसको इंस्टिगेट करेगा। बेशुमार जगहों पर ये साबित हुआ है कि उस बच्ची के ऊपर एक इन्फ्लुएंस था। ज़हीर के मुस्तकबिल के हवाले से बताएं। मैरिज का ऑफेंस, बच्ची को वहां से उसके नेचुरल गार्डियन से बाहर लेके जाना, जो इसको तकरीबन 14 साल का रगड़ा देने के लिए बीच में रहेंगे। बाजीगरो बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, ओ दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अदालत की जानिब से बड़ा ही तारीखी फैसला आया है और दुआ ज़हरा बिलाखिर अपने वालिदैन के पास चली गई हैं। जैसे जैसे ये कार्रवाई चलती रही अदालतों में, हमने आपको आगाह किया और आज जो बरोज़ जुमा कार्रवाई हुई वो भी आपको पता होगा। तो कुछ मज़ीद चीज़ें हम डिस्कस करना चाहेंगे। अहमद शेख जज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह आप इस केस को लेकर चले। पहले तो थोड़ा सा नाजरीन को ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि अदालत में, कमरा अदालत में ज़हीर ने बड़ी कोशिश की कि वो कोई दुआ को इन्फ्लुएंस कर सके, ऐसा कोई हुआ है? बहुत शुक्रिया फराज भाई सबसे पहले तो। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि जिस दिन हम लोग इस केस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे थे, उस दिन आप मेरे साथ थे जब हम 23 जुलाई को इस बच्ची को लाहौर से कराची के लिए रवाना कर रहे थे। और आपने देखा, मतलब वो जो भी जिस तरीके से मुल्ज़िम ने वो एक चाल चली थी और बच्ची को दारुल अमान के अंदर भेजा था, जिसके बाद ये एक सिलसिला शुरू हुआ कि माँ बाप के करीब बच्ची गई और बाद में मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद आज का दिन हमें देखने को मिला कि आज फाइनली वालिदैन ने अपनी बच्ची को समझाया, या जिस तरीके से भी वालिदैन की जब एक्सेस हुई तो वालिदैन अपनी बच्ची को हासिल करने में कामयाब हुए। जो अदालत का पहले माहौल है ना, उस अदालत के कमरे में जाने से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह ये इतला मिलती है कि जो दोस्त वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे इस केस को, शाहिद हुसैन साहब की इतला के मुताबिक जो सईद रिंद है इस मुकदमे का तफ्तीशी अफसर, और उनका किरदार बड़ा मशकूक रहा है और मुबैना तौर पर बहुत जगहों पर उन्होंने मुल्ज़िमान को सपोर्ट किया है। सही है। उन्होंने MLO रुकवाने में और इस तरह की कई और चीज़ों के अंदर मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के हवाले से अदालतों के अंदर गुमराह कुन किस्म की रिपोर्ट जमा कराई और बहुत कुछ किया ऐसा। वो तफ्तीशी अफसर साहब मर्द होते हुए उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से जब बच्ची को सिक्योरिटी की जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो निभाते हुए जब बच्ची को वहां से हाई कोर्ट तक लेकर आना था, तो उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को तो पीछे बिठा दिया और खुद बच्ची को फ्रंट सीट पर अपने साथ बिठाकर वो सफर तय किया, जो मेरा ख्याल है आधे घंटे से ज्यादा का सफर था। ठीक है। जिसके बाद वो हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में पहुंचे और बच्ची को लेकर सिंध हाई कोर्ट के उस कमरे अदालत के अंदर पहुंचे जहां पर इकबाल कलोड़ो साहब की वो अदालत थी। तो वो एक सबसे पहला मोमेंट था जिसमें मैं जाती तौर पर, मेरी राय है कि मुल्ज़िम ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। अच्छा। और मुल्ज़िम के उस इन्फ्लुएंस को मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इससे डिसएग्री करेगा कि सईद रिंद साहब का जो मशकूक किस्म का किरदार रहा है वो ऐसा नहीं कर सकते, तो कोई भी ये नहीं समझेगा। ठीक है। उसके बाद कमरा अदालत तक की जो कार्रवाई थी, चूंकि 9 बजे जब जज साहब आए अपनी अदालत में, 9 बजे के करीब, उसके कुछ देर बाद मामलात शुरू हुए। 22 नंबर पर यह मुकदमा था और मुकदमे को ना पहले सुना गया
ना ताखीर से सुना गया, उसके अपने नंबर पर सुना गया। और इस दौरान जो 21 केसेस चल रहे थे इस टाइम में, और उससे पहले केसेस के चलने से पहले जितना टाइम बच्ची वहां पर मौजूद थी, जो हमें पता चला कि एक बेंच पर बच्ची बैठी है, उसके दाएं और बाएं चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो अमला है वो बैठा है, और उसके एक बेंच की तरफ जो है वो तफ्तीशी अफसरान और उसके साथ जो भी उनका अमला है वो बैठा है, और उसके सामने बच्ची की वालदा और बच्ची की छोटी बहन एक बेंच के ऊपर बैठी है, और एक तरफ करीब ही मुलजिम जो है वो टाई शाई लगा के जो है वो उस जगह पर मौजूद था। और इस टाइम में तकरीबन आधा घंटा कम अज कम है, उस आधे घंटे के अंदर मुलजिम ने हर मुमकिन कोशिश की बच्ची को इशारों से अपना मैसेज कन्वे करने की, इशारों से अपनी बात उस तक पहुंचाने की, जितना वो कर सकता था वो करता रहा, उसमें उसको किसी ने नहीं रोका, और किसी तरह भी किसी जो खासकर तफ्तीशी अफसर थे या चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला था उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई गई। सही है। और उसके बाद दिलचस्प चीज ये है कि जब ये प्रोसीडिंग हुई है उस वक्त भी उस मुलजिम के बिल्कुल साथ ही वो बच्ची को खड़ा किया गया था, और जहां पर खड़े होने के बाद जज साहब की तरफ से उनके रिटन ऑर्डर के मुताबिक भी और वैसे जो कमरा अदालत के अंदर कार्रवाई हुई उसके मुताबिक कुछ क्वेश्चंस किए गए। सबसे पहले बच्ची की शिनाख्त से मुतल्लक, बच्ची के बारे में, उसके बारे में पूछा, ठीक है। और ये सारा कुछ पूछने के बाद जज साहब ने पूछा कि फाइनली बेटा ये बताएं कि आप फिर कहाँ रहना चाहेंगे। ठीक है। जिस पर उसने कहा कि मैं अपने मामा बाबा के साथ रहना चाहती हूँ, उनके पास जाना चाहती हूँ। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो सारी कार्रवाई हमारे सामने हुई, और उसमें मुलजिम के वकील की तरफ से चीजों को उसके अंदर ताखीरी हरबे भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, बेशुमार किस्म के स्टंट्स के लिए। लेकिन जो वो आपका क्वेश्चन था वो इन्फ्लुएंस मुलजिम का मैं कमरा अदालत के अंदर नहीं समझता, वो उस वक्त ही शुरू हो गया था जब तफ्तीशी अफसर सईद रिंद साहब ने बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से रिसीव किया था और अपने साथ बिठाया था, और वहां से कमरा अदालत तक आए थे। तकरीबन वो आधा घंटा या उससे जायद, और उसके बाद आधा घंटा या उससे जायद अदालत के अंदर मुलजिम ने डायरेक्टली इशारों से उस बच्ची को, आप उसको प्रेशराइज कह लें, उसको किसी भी तरह से आप समझ लें कि वो बच्ची को अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता है। अच्छा जज साहब, मुझे ना एक चीज का बड़ा तजस्सुस है कि यही लड़की जब मुलजिम के पास थी तो वालिदैन के खिलाफ हमने इसके इंटरव्यूज भी सुने, और उसने ये तक कहा कि मुझे वालिदैन से जान तक का खतरा है। अब यही लड़की आज मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और बड़ी कॉन्फिडेंट जो है वो अपने वालिदैन के साथ चली गई, तो ये कहानी बदली कैसे है? वो जो 4-5 मुलाकातें हुई हैं, आपको क्या लगता है कि वालिदैन ने उसको किस तरह से कन्विंस किया होगा? देखिए फराज भाई, पहले तो आप ये समझें कि वो जो हम इंटरव्यूज देखते थे, वो जो हमने बच्ची का स्टांस उस टाइम में देखा है, जिसमें हमें ये सुनने में आया कि हमारे मुल्क के अंदर एक छोटी सी बच्ची अपने वालिदैन के ऊपर जान से मारने के इल्जाम लगा रही है, तशद्दुद के इल्जामात लगा रही है और इस तरह की चीजें हैं, तो वो किसी मुस्तनद जगह से नहीं थी। कुछ घटिया किस्म के प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों की तरफ से, अपना जमीर बेचने वाले लोगों की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिठाकर उस बच्ची से ये बातें कहलवा रहे थे। और इन सारी चीजों को उसी दिन ही इसको तबाह कर दिया गया था, उनके इस बयानिए को, जब पहली दफा एक मेन स्ट्रीम मीडिया के कोर्ट रिपोर्टर अरशद अली जो समन न्यूज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया था। और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वापस आके एक सीनियर सहाफी साकिब बशीर के साथ एक वीलॉग में ये कंफर्म किया था कि वो बच्ची वाकई ही उसी उम्र की है जो उसका वालिद क्लेम करता है, और वो बच्ची इंटरव्यूज के दौरान या किसी भी सवाल के जवाब के दौरान वही बात कहती है जो ज़हीर उसको अपना मौकफ बताता है। उस बच्ची ने किसी सवाल का जवाब इंडिपेंडेंटली नहीं दिया, जो कि तबाह कर गया था उनके उस बयानिए को कि वो जो घटिया किस्म के लोग थे, वो जो जमीर फरोश थे, जिन्होंने इस बच्ची को अपने लालच के लिए, अपने व्यूज के लिए, अपने डॉलर्स के लिए इस्तेमाल किया, उन लोगों ने वो सारा कुछ प्लांटेड था, वो स्क्रिप्टेड था और बच्ची से करवाया जा रहा था। ठीक है। अब जो ये टाइम ऐसा नहीं हुआ कि मुलजिम की कस्टडी से बच्ची निकली और फौरी तौर पर वालिदैन के मामले में क्लियर हो गई। इस दौरान आपको याद है कि 23 जुलाई के बाद बच्ची को शिफ्ट किया गया। पहले बड़ी कोशिश के बाद बच्ची को यहां से ले जाया गया, बहुत कोशिश के बाद बच्ची के साथ वालिदैन की मुलाकात का मामला हुआ। ऐसे ही है। और इस दौरान जब बच्ची की
बच्ची तक इस मुलजिम की या इस मुलजिम के कारिंदों की एक्सेस बंद की गई, तब जाकर ये चेंज आना शुरू हुआ। सही है। और उसकी सबसे बड़ी अलामत ये थी कि जब वालिदैन पहली दफा मिलने गए तो उन बच्ची से इजाजत ली गई, कंसेंट ली गई कि क्या आप अपने माँ बाप और अपनी बहनों से मिलना चाहते हैं? अगर आप मिलना चाहते हैं तो हमें हाईकोर्ट का हुक्म है, और हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर बच्ची ना मिलना चाहे तो कोई दबाव ना डाले। तो वो एक हैरानकुन सी डेवलपमेंट थी कि उस दिन बच्ची ने अपनी कंसेंट दी कि मैं मिलना चाहती हूँ। अच्छा जट साहब, ये जो तखरीबकार गिरोह है जिसका किरदार बड़ा ही शर्मनाक रहा है, लेकिन आज जब फैसला आया तो यकीन माने कि जो इनकी बेहिसी थी वो तो इंतहा ही हो गई। मैं सोचा कि यार क्या ये लोग इंसान नहीं है। अच्छा, आज वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि एक तो ये हमारे हक में फैसला आया है, और दूसरा वो ये कह रहे थे कि इससे उसको राब्ता करने में आसानी होगी और वो दोबारा से ज़हीर से राब्ता कर सकेगी। मतलब ये कोई इंसानियत है? ये किस किस्म के लोग हैं जट साहब? ताज भाई, हमने जब ये सारी गुफ्तगू स्टार्ट की थी ना, तो मैंने आपको आगाज में ही एक बात याद करवाई थी और आपकी ऑडियंस को बताई थी कि आप उस दिन मेरे साथ थे जिस दिन हम बच्ची को कराची भेजने के लिए कोशिश कर रहे थे, अदालत के हुक्म पर भेज रहे थे। हमारा काम अदालतों को असिस्ट करना था सिर्फ। उस दिन भी आपको याद होगा कि किस कदर मुलजमान के वकला ने और उनके तर्जुमानों ने, जिनको मैं मुलाजमीन भी कहता हूं क्योंकि ये लोग जिस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं ये पेड मुलाजमीन की तरह लगते हैं, वो जो सारी कार्रवाई हुई थी जिसमें इन्होंने बड़ी कोशिश की कि बच्ची को पंजाब में रख लिया जाए, बड़ी कोशिश की कि बच्ची का यहां पे मेडिकल करवा लिया जाए, बड़ी कोशिश की कि यहां पर बच्ची का एक और 164 का बयान दर्ज करवा लिया जाए। उस दिन जब ये हारे थे तो यही स्टेटमेंट इन्होंने तब दी। ऐसे ही है, ये कहते हैं ये तो हमारी मर्जी के मुताबिक हम तो चाहते थे, हम तो चाहते थे कि चली जाए। अरे भाई, चाहते थे तो आके बयान देते। उस वक्त तो आपने अपना पूरा जोर लगाया, किसी ने घर बैठकर लगाया, किसी ने बाहर आके लगाया, हर जगह पर बैठ के आप लोगों ने जोर लगाया। ऐसे और जब आपके हाथ से कुछ निकल गया तो उस वक्त आपने ये बकवासियात शुरू कर दी। तो वो चूंकि उनको पता है, एक तो मैं जिन लोगों के बारे में असल में हम बात कर रहे हैं, ना ये मुलजमान के कुछ लगते हैं ना ये मुद्दई के कुछ लगते हैं। ऐसे ही है। इनके लिए ऐसी मिसाल है कि कोई फुफी बनी हुई है, कोई क्या बनी हुई है, और बिल्कुल बगैर किसी मतलब किसी ताल्लुक के ये लोग सिर्फ मुआशरे के अंदर अपना घटिया किरदार अदा करने के लिए और मुआशरे के अंदर ऐसा बिगाड़ पैदा करने के लिए कि ऐसी चीजों को फरोग मिले। और ये वो लोग हैं, इनसे बैद नहीं है कि अगर इनको ये पता चले कि आज व्यूज के लिए खुद को नंगा करना है तो शायद ये वो भी करना। ऐसे ही है। इनसे कुछ बैद नहीं है जो रोल इन लोगों ने इस मुकदमे के अंदर प्ले किया। ऐसे ही है। और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि आप जैसे लोग, जिन जिन लोगों ने फॉलो किया, आप लोग तो ये काम कर रहे हैं, ये डिजिटल मीडिया के साथ हैं, आप अपना एक प्लेटफॉर्म के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो लोग जो सिर्फ मुकदमात को देखते हैं या इस केस को फॉलो करते हैं, आप उनसे पूछ लेंगे तो इतनी तो वो भी इनके बारे में ओपिनियन दे सकते हैं कि इन लोगों का किरदार क्या रहा है। तो सिवाय इस चीज के बौखलाहट में, क्योंकि पता है कि हमारे पास तो है भी कोई ग्राउंड नहीं, हमारे पास तो कोई मामला नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसा कोई पता है ही नहीं कि हम कुछ कर सकें। हम एक घटिया खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस मुआशरे, मतलब पहले दिन के इंटरव्यू से लेके बाद तक आपको क्या लगता है, तो अदालतें जो है वो अपने ऑर्डर्स में लिख रही हैं कि इनके खिलाफ वो दफात हैं जो एक मुनज्जम गिरोह करता है। ऐसे ही है। वो किसी की जुबान में से तो नहीं निकलता, वो तो अदालतों के मुताबिक है। मुनज्जम गिरोह को ही गैंग कहा जाता है। तो अगर आपके ऊपर ये इल्जाम है कि ये गैंग है और लोग उनको इस तरह से सपोर्ट करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को निहायत घटिया किस्म के लोग कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जट साहब, ये फैसला आना इसलिए भी जरूरी था कि एक इस चीज पे मोहर लग जाए और ये चीज साबित हो जाए कि घरों से जो लड़कियां भागती हैं उनको इनकरेज ना किया जाए। हालांकि इन लोगों ने पूरी कोशिश की। अच्छा जट साहब, मैं कोई भी अगर कोई एक वाकया होता है तो दो बंदों के दो मौकफ हो सकते हैं, आपका अपना हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है, लेकिन इन लोगों को जो हमने देखा कि जो छिछोरपन इन्होंने किया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक रात जो पहले उनका लाइव हुआ उसमें जो सरगना इनकी, वो लाइव शुरू होने से पहले गीत पर डांस कर रही थी, गाने पर, और फिर ओवर एक्टिंग उसने ये की कि जनाब ये देखे एडमन, तुमने मुझे बताया नहीं कि ये लाइव है। मैंने कहा ये तो ओवर एक्टिंग है, इसके पैसे वैसे उसके कटने चाहिए। अच्छा, फिर ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के तो डिस्कस करते हैं, आज मैं झूठ बोलूंगा, आप ये झूठ बोलिएगा, आप इसका जवाब ये दीजिएगा। और जब सब मतलब नाम रखना,
उसका कोई नाम रखा हुआ है, घटिया घटिया नाम रखे हुए हैं, फिर पेरेंट्स पे इल्जाम लगाना और गंदे अल्फाज से उनको कहना और ये चीज बावर करवाना कि हम बच्ची के ज्यादा वारिस हैं, ये पेरेंट्स तो इन पर जुल्म करते थे, उन्होंने हब्से बेजा में रखा हुआ था, हम इसके बड़े सगे हैं। और भाई जिन्होंने पैदा किया है वो सगे नहीं है, जो बाप अदालतों में रुलता फिर रहा है, धक्के खा रहा है, वो सगा नहीं और आप सगे हो। तो ये जो इनका सारा किरदार है, इस पर जरा रोशनी डाले ना, क्योंकि मुझे अंदर से बड़ी ये सारी चीजें देख के तकलीफ होती है कि यार ये भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, ये वो लोग हैं जिनके साथ हमने मिलना उठना है बैठना है, और इनको लोग देख रहे हैं और ये इस तरह से फैला रहे हैं। और मैं आपको आखिरी बात के, मैं अगर मजबूर हुआ ना जज साहब इस केस में आने के लिए, तो सिर्फ इन लोगों की वजह से हुआ कि यार ये इतनी नेगेटिव चीजें इन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन बच्चियों तक पहुंचा रहे हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आए और लोगों को सच दिखाएं। फराज भाई, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। देखें, एक वालिद है, एक वालदा है जो अपने बच्चे को पालते हैं और उनके साथ उनके घर में, खुदा ना करे ये किसी और के घर के हो, इस तरह का कभी किसी को फेस करना पड़े। और मैं ऐसी बददुआ भी नहीं दूंगा कि इन लोगों को इनके सामने ये चीजें आए, क्योंकि ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, ये चीज ये लोग कभी भी फेस नहीं कर सकेंगे, ये लोग कभी भी इसमें से नहीं गुजर सकेंगे। देखें फराज भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन लोगों ने जो किरदार अदा किया है, मैं आपको पता है मेरा मतलब इस तरह के इश्यूज के ऊपर बात करना, इससे पहले कभी भी इस तरह का कोई प्लान नहीं था कि हम इस तरह की इश्यूज के ऊपर बात भी करेंगे सोशल मीडिया पर। जब वो हमारे सामने पहला इंटरव्यू आया जिसके अंदर माँ बाप को विलन बनाकर पेश किया गया, बच्ची के मुंह से जो कुछ कहलवाया गया, उस इंटरव्यू के प्लान होने से, उस इंटरव्यू के वेन्यू से लेकर उस इंटरव्यू के अंदर हर होने वाली बात, वहां पर मौजूद लोगों से मुतल्लक हर एक चीज झूठ थी, जो एक एक करके साबित हुई। एक एक करके वो लोग जो उस वक्त वहां पे मौजूद थे, उन्होंने खुद इनको एक्सपोज किया। पहले उस इंटरव्यू के अंदर जो 3 लोगों ने इंटरव्यूज किए थे, उसमें एक इमरान अली थे जी जी, जिन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि वहां पर नूर मुनीर भी मौजूद थी, वहां पर जहीर की कुछ कजन्स भी मौजूद थी, ये जो मुल्ज़म है। और इन लोगों ने ये पोर्ट्रे किया कि बिल्कुल ये एक ऐसे ही इंटरव्यू है और हम जहीर के घर पे हैं और ये वो सारी चीजें, इसका घर है, ये अपने घर में जामे शरीक का शरबत बना के लाई है, इस तरह की बातें की गई। हालांकि वो किसी ऐसी जगह पर था जिसके साथ इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं था। उस घर के अंदर और उस कमरे के अंदर उस वक्त ये मुल्जिम की मां, जो अब अपनी यूनिवर्सिटी से भी लापता है, वहां पर भी उसके खिलाफ गैर हाजिरी का केस है, उसकी मौजूदगी में और उसके साथ कुछ और बच्चियों की मौजूदगी में वो इंटरव्यू करवाया गया। उस इंटरव्यू को आप कैसे कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल होगा, वो सही होगा, वो बच्ची की इंडिपेंडेंट ओपिनियन होगी? उसके बाद जो कुछ भी बच्ची का मौकफ आया, वो सिर्फ उन लोगों के जरिए आया जो लोग इस बच्ची को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और वो घटिया किस्म का टोला था जो लोग पैसों के लिए अपने आप को बेचने को तैयार होते हैं, अपना जमीर बेच चुके थे। ऐसे ही है। अगर उसके अलावा किसी इंडिपेंडेंट बंदे का इंटरव्यू आया तो वो एक आया जिसने इनका भांडा फोड़ दिया, और वो सारी चीजें हमारे सामने आ गई कि बच्ची की उम्र क्या है, बच्ची जवाब कैसे देती है, वो सारी चीजें। अच्छा, ये सारी चीजें भी शायद लोग भूल जाते, इन सारी चीजों को भी लोग शायद रिस्पॉन्ड ना करते, रिएक्ट ना करते इसके ऊपर। लेकिन जब इन लोगों ने उस घटियापन का उस बहुत इंतहा तक जाकर उस तरह उसका मुजाहरा किया, जब इन्होंने बच्ची की तरफ से और खुद अपनी तरफ से घटिया किस्म के इल्जामात लगाए उन माँ बाप के ऊपर, ऐसे ही है, जिन माँ बाप ने उस बच्ची को पाला था, जिन माँ बाप ने उस बच्ची को यहां तक अपने, अब जिस तरह से आपको पता है कि हम बच्चों को पाल रहे हैं, कितना मुश्किल काम है, ऐसे ही उन वालिदैन समझ सकते हैं इस बात। उस वालिद के ऊपर एक ऐसा घटिया किस्म का इल्जाम लगाया, जो मैं कहता हूं कि इन लोगों को, मैं अगेन कहता हूं कि इन लोगों को ऐसी मैं बददुआ नहीं देना चाहता, सही बात है, कि इन लोगों के सामने आए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उसके बाद उस मुकदमे के अंदर जिसने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, कोई वकील था, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, कोई जर्नलिस्ट था, हर बंदे के ऊपर घटिया किस्म के इल्जामात लगाए, जिसमें से आज तक किसी इल्जाम को ये लोग साबित नहीं कर सके। हर दफा झूठ बोला और उस झूठ के ऊपर कमाल करके अपने घरों को ले गए। और आज जब इतना कुछ हो गया, मान लेते,
आप मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। आप चाइल्ड मैरिजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने मुल्क के अंदर यही चाहते हैं कि छोटा छोटा बच्चा उठे और शादियां करे। आप उस लड़के को हीरो बना रहे हैं। हमारे वकील साहब कराची के अंदर वो रोमियो जूलियट की स्टोरी बना रहे हैं। बड़ी शर्म आनी चाहिए। खुदा का खौफ करें आप अपने इस मुल्क के अंदर। तो भाई इतना आपको शौक है, इतना आपको कोई इस तरह का कल्चर लेना है तो किसी और जगह को ढूंढ लें। हमारे मुल्क के अंदर इस कल्चर की जगह नहीं है। मैं आज भी कहता हूं इस तरह की छोटी बच्चियों के लिए आप कहते हैं, मैं तो कोई मेरे सामने बड़ी बच्ची का केस भी आएगा तो मैं वालदैन की साइड पे खड़ा हूं। ऐसी है, उन वालदैन के हकूक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि उन वालदैन को आप बिल्कुल साइड पे कर दें, नहीं जी बच्ची के साथ हम खड़े हैं। और फिर ये लोग जिस चीज के ठेकेदार बनते हैं, उस बच्ची के हकूक के ठेकेदार बनते हैं ना, उसी बच्ची को एज ए कमोडिटी यूज कर रहे थे। उसी बच्ची के नाम पे व्यूअरशिप ली जा रही थी। कई लोगों को जिनको कोई गली में बाहर बंदा नहीं जानता था, उन लोगों ने अपने चेहरे बेचने शुरू कर दिए। उन लोगों ने कहा कि ले जी हमारा भी कुछ ताल्लुक है किसी चीज के साथ, हम भी बड़े कोई हमारा बड़ा नाम है, हम फलां पेशे से हैं, हम फलां पेशे से हैं। ये सारा कुछ उस बच्ची के नाम पे इन लोगों ने किया। और उसके बावजूद, ये सारा कुछ करने के बावजूद, घटियापन की इंतहा ये है कि उसके ऊपर हंस रहे हैं कि हम सही हैं, हम मुआशरे के अंदर अच्छे लड़ रहे हैं। और एक औरत बैठती है चार मर्दों के दरमियान, उसमें से कोई कहता है मैं पता नहीं कौन सी जमात से ताल्लुक रखता हूं, कोई क्या है कोई क्या है, और वहां पे वल्गर किस्म की बातें होती हैं। शर्म नहीं आती। माँ बाप के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, शर्म नहीं आती। हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं, शर्म नहीं आती। हमारी अदालतों का मजाक उड़ाते हैं, कोई शर्म नहीं आती। हमारे अदालतों के अंदर से इनके नामों के इश्तिहार निकले हुए हैं, कोई शर्म नहीं आती। फिर भी अपना वही तज़हीक का तरीकेकार, वही एग्जैक्टली एक शैतान है जो कराची से शुरू होता है, इन लोगों को घटिया किस्म की चीजें तैयार करके देता है, और उसके बाद लाहौर से शुरू हो जाता है सिलसिला कि अब हमने गुमराही फैलानी है, हर तरफ लेके जाना है। कोई हमारे पेशे का बैठा है, कोई सड़कों पे चलने वाला बैठा है, कोई किस तरह के इनके साथ बैठा है, हर बंदा साथ मिलके इस काम के अंदर मसरूफ है। और जरा शर्म नहीं है कि मतलब मैं कभी कभार सोचता हूं कि हमसे अगर कोई गलत बात होगी तो यार हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को क्या जवाब देंगे। तो मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि इनके इर्द गिर्द के लोग, कोई इनको नहीं टोकता, कभी किसी ने इनको क्वेश्चन नहीं किया। इनके बिल्कुल जो क्लोज हैं लोग, उन्होंने कभी इनको क्वेश्चन नहीं किया, फैमिली ने कभी नहीं कहा, आपकी फैमिली ने कभी नहीं कहा। डॉक्टर साहब जिस घर में आपने रहना है, अगर आप उसी घर को गंदा कर देंगे तो फिर आपने भी तो वहीं पर रहना है, आपके बच्चों ने भी इसी माशरे में परवान चढ़ना है। सर मैं कहता हूं मैं बददुआ नहीं देता, लेकिन फराज भाई ये दुनिया के अंदर ही आपको दिखा दिया जाता है। ऐसे ही है। मैं आज भी कहता हूं कि ऐसी चीजें ना करें जो कल को आपके सामने आए तो आप बर्दाश्त ना कर सकें, और उस वक्त आपके पास ये मौका ना हो। उसके बाद उन वालदैन के ऊपर इल्जामात वाला सिलसिला, उसको उन वालदैन के हक में अगर कोई बात करे, उनके ऊपर तोहमतें, उनके ऊपर बहतानबाजी, ये सारी चीजें मैं नहीं समझता कि इन लोगों को पहली बात तो पता नहीं है कि हम गलत है, और उसके बावजूद अगर ये लोग कर रहे हैं तो फराज भाई इसका मतलब है कि इन लोगों ने तय किया हुआ है कि हमने इस मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करना है और इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जिस तरीके से इस 9 महीने के अंदर, तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं, अगर आप 16 अप्रैल को जाएंगे तो 16 जनवरी को ये 9 महीने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये 16 अप्रैल से बच्ची अपने घर से लापता है, अपने घर में नहीं गई, और आज पहली दफा गई है 6 जनवरी को। तकरीबन 8 महीने और 20 दिन के बाद वो बच्ची अपने वालिदैन के घर दोबारा गई है। इन लोगों ने इस दौरान न सिर्फ इस बच्ची को अपने वालिदैन से दूर रखा, बल्कि उन वालिदैन समेत दुनिया भर के वालिदैन को इस कदर जलील किया, इस कदर रुसवा किया, इस कदर उनकी तजलील की, उनको तकलीफ पहुंचाई, और जरा शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया जब ये लोग जिस जगह पे ये लोग गलत साबित हुए। कभी भी लोगों ने उस जगह पे शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। अच्छा, ये तो फैक्ट है ना कि अगर ये आगे कोशिश ना करते तो शायद ये मामला बहुत पहले सुलह की तरफ चला जाता, या बच्ची वापस चली जाती। जिस तरह से इन्होंने बच्ची को उकसाए रखा और उसको फीड करते रहे, मुझे लगता है कि इस वजह से शायद बहुत डिले हुआ। नहीं फराज भाई, फीड करना, उकसाना उसके लिए होता है जो समझदार आकल बालिग हो। एक बच्चा जिसको समझ ही नहीं है, जिसको सिंध हाईकोर्ट के अंदर पूछा जाता है तुम्हारी जात क्या है, तो वो कहती शिया।
जिस बच्ची को यह नहीं पता कि जात और फिरके में क्या फर्क होता है, उस बच्ची से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई उसको इंस्टिगेट करेगा। ये तो बड़ी उम्र का कोई ऐसा बच्चा जो बहक गया है, खराब हो गया, और उसको कोई कहता है तेरे वालिदैन तो तुझसे प्यार नहीं करते, और तेरे वालिदैन तो तेरे खिलाफ है, तुझे ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा, तुझे ऐसे कुछ मिलेगा, इस चक्कर में वो बच्चा बैठ जाए और निकल जाए और गलत रास्ते पर चल पड़े। लेकिन जो बच्चा जिसको समझ बूझी नहीं है, जिसको जात और फिरके का मतलब नहीं पता, उस बच्ची को आज आपने वीडियोस में देखा है, आपने उसको दारुल अमान वाले दिन देखा है जब बच्ची को लेके जा रहे थे, कि लग रही है कि वो बच्ची कोई समझ बूझ वाली है। ये तो औरत ऐसी है जिसने उस बच्ची को भी अपने से ज्यादा उम्र का बना के मेकअप करके ऐसे ही तो वो बच्ची भी मुझसे ज्यादा उम्र की लगे, लेकिन उस बच्ची को उकसाया, बहकाया नहीं गया, इंस्टिगेट नहीं किया गया। ये सरासर वो दबाव था, उस किस्म का दबाव था जिसके अंदर ये जहीर अपनी एक व्हाट्सएप चैट के अंदर मान चुका था कि हमने उसको जबरदस्ती दारुल अमान में भेजा। वो नहीं जाना चाहती थी दारुल अमान। बेशुमार जगहों पर यह साबित हुआ है कि उस बच्ची के ऊपर एक इन्फ्लुएंस था। और देखिए, एक बच्चा है, उसको डराया जा सकता है, बहुत आसानी से डराया जा सकता है, कोई भी मिथ हो सकती है। उसके बच्चे को कुछ कहा हो, वो अपने वालिदैन के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही हो, उसको कोई भी ऐसा डर दे दिया गया हो, अपनी छोटी बहनों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही हो, कुछ भी हो सकता है। और वो चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, जब ट्रायल चलेगा उस ट्रायल के अंदर सामने आ जाएंगी। इन लोगों के पास जिरा का हक है, ये उसी बच्ची के ऊपर जिरा भी कर सकेंगे। अगर बच्ची इनके खिलाफ कोई बयान देती है अदालत के अंदर, तो ये उसके ऊपर जिरा कर सकते हैं, और उस जिरा में वाज़ेह हो जाएगा। अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो ये लोग बिल्कुल ठीक ठाक चले जाएंगे। सही है। फैसला तो अब अदालत ने करना है। लेकिन एक माइनर बच्चे को मैं नहीं मानता कि कोई इंस्टिगेट करता है। ऐसी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी हम बिफोर टाइम नहीं डिस्कस कर रहे, जो बच्ची अपना मौकफ अपने वालिदैन को बता चुकी है। ठीक है। और उस मौकफ के मुताबिक मैं कतन नहीं समझता कि ये पूरा टोला जो मुलाजमीन का है, और वो मुलजमान, वो एक पूरा जो टब्बर है, जिन लोगों के ऊपर ये इल्जाम है कि वो एक प्रॉपर ग्रोह चलाते हैं, गैंग चलाते हैं, इन लोगों ने दबाव ना दिया हो, इन लोगों ने उसको प्यार मोहब्बत से वरगलाया हो, ऐसा नहीं लगता। ठीक है। अच्छा जट साहब, ये जो टोला है, मुझे ऐसा लगता है कि जो असल शैतानी है ना, वो तो इनकी सरगना है। और मुझे लगता है कि ये जो बाकी लोग इनके साथ अटैच हुए हैं, ये वक्तन फवक्तन होते रहे हैं। इन्होंने देखा कि चलें इसमें हमारी रेटिंग आ रही है, व्यूवरशिप आ रही है। ये तमाम वो लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं था, तो ये अटैच हुए, उसके साथ इनको व्यूवरशिप मिलना शुरू हुई, और अब ये उस स्टेज पर चले गए कि जहां से वापसी जो है वो मुमकिन नहीं है। यानी आज बच्ची वालिदैन के पास भी चली गई है, तो इन्हें कोई शर्म नहीं है, और ये अभी भी अपने मौकफ पर ही खड़े हैं, क्योंकि ये आगे इतना चले गए हैं। मेरी असेसमेंट ठीक है या इसके पीछे कोई और चीज है? पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि वो एक सरगना है जिसके पास एक प्लेटफॉर्म था, और वो उस प्लेटफॉर्म से इस चीज को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में वो अपने व्यूज बना रही थी, इसको ग्लोरीफाई कर रही थी। उसके अंदर इतनी अक्ल सेंस है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि वो इसको ग्लोरीफाई करना समझ रही थी। ये नहीं माना, जो वो कर रही थी वो ग्लोरीफाई करना था कि हमारे मुल्क के अंदर चाइल्ड मैरिजेस होनी चाहिए। फिर कुछ लोग एक एक करके जुड़े, जिनको पहले कोई नहीं जानता था, जिनका कोई उनके पेशों में वजूद नहीं था। ऐसे ही है। साफी है कराची का, वो साफी मतलब 40-50 हजार तनख्वाह वाले साफी की जिस तरह की होती है वो था, उसको एक मौका मिल गया। जाहिर है कुछ ना कुछ और भी चीजें मिली, अपना जमीर बेचा, अपना सब कुछ बेचा, अपनी वैल्यूज बेची, जिस जगह से बिलोंग करता था, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था, उसका मैं समझता हूं जो मैनिफेस्टो है वो बेचा, वो काम किए जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, जिस पार्टी को वो सपोर्ट असल में करता है वो नहीं करती, इस तरह के काम किए। जहां आपके सामने ऐसे लोग मिसालें हैं जिनको कोई नहीं जानता था, उनको मौका मिला, इस औरत के साथ बैठेंगे, भंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, शुगर लगेगा, लोग हमें देखेंगे, देखना शुरू कर दिया। और मैं आपको ये डंके की चोट पे कहता हूं कि मेरे समेत हमारे ऐसे लोग जिनको आपकी आवाम बहुत पसंद करती होगी, ये लोग अच्छा समझते होंगे, वो इन लोगों से कम रेटिंग वाले हैं। इन लोगों की रेटिंग ज्यादा होगी, इन लोगों की बकवासियात को सुनने वाले लोग ज्यादा होंगे। भले उसमें से 90% लोग लानत डालने के लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादा व्यूअरशिप होगी। तो ऐसे लोगों ने बेसिकली इसको ज्वाइन किया, और वो फिर एक सर्कल बन गया। जब वो बन गया, उसमें आगे दो तरह की चीजें हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअली क्या है। वो तो इन्वेस्टिगेट होगा, कई तरह की प्रोसीडिंग्स इन लोगों के खिलाफ पेंडिंग है, उसमें आएगा कभी कि वो अब फंस गए हैं या कोई ऐसा लालच है जिसकी वजह से उसमें से निकल नहीं पा रहे।
जमीर वाली बात तो मुझे कहीं समझ नहीं आती। इन दोनों चीजों के अलावा तीसरी कोई चीज कि कोई बंदा सही मान के कोई बंदा हक मान के चल रहा है, मुझे नहीं लगता। सही है। क्योंकि उनके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट बताती है ऐसे ही कि वो लोग सही सोच के नहीं हंस रहे, वो लोग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करने के लिए, एक झूठ को फैलाने के लिए हंस रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सही है। अच्छा जाट साहब, आखिर में थोड़ा सा नाजरीन को ज़हीर के मुस्तकबिल के हवाले से बताएं कि क्या उसको कोई सजा भी होगी, अब आगे इस केस का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, अभी ट्रायल में चलना है और ट्रायल में जो मुल्ज़िम है ना, उसकी ख्वाहिशात बहुत है। पहले वो बहुत सारी ख्वाहिशात और करता रहा है, अब उसको एक जज साहब हैं जिन्होंने 14 दिन के बाद ही जेल से निकाल दिया था, वो जज साहब पसंद नहीं है। अब जब ये उसकी सारी पसंद नापसंद वाला मामला डिसाइड होना है तो उसके बाद चलना है ट्रायल। और ट्रायल के अंदर मैं अगेन कहता हूं कि अगर वो बेगुनाह हुआ, अगर बच्ची का मौकफ हमेशा यही रहता है कि मैंने बिल्कुल, मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की इसने, तो ये बिल्कुल क्लियर है। और अगर ये साबित हो जाता है कि इसने बिल्कुल वो अगवा करने के लिए वो सारी इंटाइसमेंट नहीं की, फिर तो उन चीजों से ये निकल जाता है। लेकिन चाइल्ड मैरिज का ऑफेंस, बच्ची को वहां से उसके नेचुरल गार्डियन से बाहर लेके जाना, कराची से लाहौर लेके आना, ये कुछ ऑफेंसेस हैं जो इसको तकरीबन 14 साल का रगड़ा देने के लिए बीच में रहेंगे। अच्छा, अगर ट्रायल चलेगा और ट्रायल बाकायदा कानून के तहत चलेगा। ये हमें कहना इसलिए पड़ता है कि अगर हमारे मुल्क में सारी चीजें कानून के तहत हो रही हो तो फिर हम ये कभी ना कहें, हम यही कहें कि केस चल रहा है और सजा होगी या नहीं होगी, ये चीज है। लेकिन अगर केस चलेगा और कानून के मुताबिक चलेगा और हमारे जजेस इस मामले की सेंसिटिविटी को समझेंगे, इसकी हसासियत को समझेंगे, मुआशरे के अंदर वैल्यूज के अंदर जो बिगाड़ आ रहा है उसको बॉदर करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये न सिर्फ ज़हीर बल्कि आने वाले दिनों में हमें यह भी नजर आ सकता है कि कुछ लोग जो उसके तर्जुमान बन रहे थे वो लोग भी कानून के शिकंजे में आए। सही है जज साहब, बहुत शुक्रिया। आपने गो कि ये डिस्कशन थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि वो डिस्कस करना ज़रूरी थी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। आज एक बड़ी फतह तो वालिदैन को मिली है और आगे ये केस भी चलेगा, लेकिन इस खास टोले ने जो किरदार निभाया है वो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि एक दफ़ा बैठ कर ज़रा अपने ज़मीर की आवाज़ भी सुने और सोचें कि वो इस माशरे को क्या देकर जा रहे हैं। वो इसी सरजमीन में पैदा हुए हैं, यहीं पर पले बड़े हैं और यहीं पर उन्होंने मरना है। उनके बच्चों ने भी इसी माशरे में परवान चढ़ना है। तो ज़रा एक दिन बैठकर सोचें तो सही कि वो इस माशरे को क्या दे रहे हैं। अगर आपके पास ये कैमरा है, अगर आपके पास ये माइक है, तो इसका सही इस्तेमाल करें और अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ, ना कि एक पहले मुआशरा जिसमें इतनी मनफी चीज़ें हैं आप मज़ीद उसमें जो है वो मनफी चीज़ें फैलाएं, नफ़रत फैलाएं। तो इससे गुरेज करें। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।